SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो क्लास का आगाज करते हैं। वर्ल्ड जनरल नॉलेज में हम वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमने स्टार्ट की थी। 1848 तक मेक्सिको अमेरिकन वॉर तक हमने क्लास में क्लियर किया था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐड करें, पार्टी सिस्टम ऑफ यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टू पार्टी सिस्टम है इसमें यूएसए में। वो कौन कौन सी पार्टीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी जो है इसके फाउंडर का नाम आपने याद रखना है, होरेस ग्रेसली। होरेस ग्रेसली, HORACE GRECELY। होरेस ग्रेसली इसके फाउंडर है और 1854 में 1854 में इसकी बुनियाद रखी जाती है। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी। और इसका जो सिंबल है वो एलिफेंट है। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल एलिफेंट है और इनका जो कलर है वो रेड है। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी का जो कलर है वो रेड है और ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी रखती है। दूसरी पार्टी है जी डेमोक्रेटिक पार्टी। थॉमस जेफरसन इसके फाउंडर हैं। ठीक है, 1828 में इसकी बुनियाद रखी गई और इसका जो सिंबल है वो डंकी है। लिबरल आइडियोलॉजी रखती है ये पार्टी और इसका कलर ब्लू है। कलर यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, जब इसका इलेक्शन होता है ना तो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सी स्टेट जो है इसमें कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है। जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट कर रही है उसको ब्लू कलर से मेंशन किया जाता है और जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी हो उसको रेड से किया जाता है। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी का कलर जो है वो रेड है और डेमोक्रेटिक का ब्लू है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो रिपब्लिकन पार्टी 1854 में बनी थी। तो 1860 में जब इलेक्शन हुए थे तो ये फर्स्ट टाइम जो वो पावर में आई थी। तो इब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें सदर थे, 1861 से 65 के दरमियान ये प्रेसिडेंट रहे। ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से थे और रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, इसके अलावा जो नोटेबल प्रेसिडेंट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी से, इसमें थियोडोर रोजवेल्ट है। ये दो रोजवेल्ट अभी प्रेसिडेंट रहे हैं, एक थियोडोर रोजवेल्ट थे, दूसरे FD रोजवेल्ट थे। थियोडोर रोजवेल्ट जो थे 1901 से 9 के दरमियान प्रेसिडेंट रहे हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। लेकिन जो FD रोजवेल्ट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो दौरान भी USA के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा DD आइजनहोवर ये भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। ये वही प्रेसिडेंट है जो 1959 में पाकिस्तान के दौरे पे आए। ये पेपर में उसने पूछा हुआ है कि कौन से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल विजिट पे आए। तो ये DD आइजनहोवर है, ISENHOWER। ठीक है, ये उसकी स्पेलिंग है। 1953 से 61 के दरमियान ये प्रेसिडेंट रहे। ओके, तो इसके अलावा रोनाल्ड रेगन ये भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन से। रिचर्ड निक्सन जो है ये भी रिपब्लिकन से ही बिलोंग करते हैं और जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर दोनों इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट है अभी, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दूसरी पार्टी थी हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी, जेफरसन वाली। तो इसके इंपॉर्टेंट जो प्रेसिडेंट रहे हैं, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आपने याद रखना है, एंड्रयू जैक्सन इसके पहले प्रेसिडेंट थे। 1829 से 37 के दरमियान रहे और ये अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा FD रोजवेल्ट जो
वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान भी अमेरिका के सदर थे, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। इनकी न्यू डील बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। न्यू डील पॉलिसी जो थी एफ रोजवेल्ट की। अच्छा, हैरियस ट्रूमैन, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। जॉन एफ कैनेडी जो है ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ही थे। 1961 से 63 के दरमियान ये प्रेसिडेंट रहे। एलबी जॉनसन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन, ये तमाम डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम प्रेसिडेंट रहे हैं। ओके, तो 1860 के जो इलेक्शन थे इसमें रिपब्लिकन पार्टी ये नारा लगा के मैदान में आती है कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो जो स्लेवरी सिस्टम है इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, जो स्लेव्स खरीदे जाते हैं इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। तो जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा, इब्राहिम लिंकन के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये इनको तकरीर का बड़ा मलका हासिल था। ठीक है, इनकी ऑरेटरी पावर बड़ी स्ट्रांग थी। इससे पहले ये वहाँ पे एक काउंसलर का इलेक्शन था, ये वो हार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी स्पीच को देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी जो है इनको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करती है और ये जीत भी जाते हैं। तो जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये इकदाम उठाते हैं कि जो स्लेवरी है उसको खत्म किया जाए। तो जब ये स्टेप लिया जाता है तो अमेरिका जो था उस वक्त, उस दौर का, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स थी, कुछ सदर्न स्टेट्स थी। नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी वो इस बात के हक में थी कि स्लेवरी को खत्म किया जाए। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को चाहती थी। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थी, जो बीच वाले स्टेट्स, वो चाहती थी कि इसमें स्लेवरी जो है इसको खत्म ना किया जाए, क्योंकि वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल स्टेट्स थी, तो उनको काम करने के लिए ये स्लेव्स वगैरह की जरूरत थी, तो वो इसके खिलाफ थी। तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी इसमें न्यूयॉर्क थी, ओहियो स्टेट थी, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, मैसेच्यूसेट्स वगैरह, ये तो स्लेवरी के खिलाफ, ये स्लेवरी के अगेंस्ट थी। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहती थी। और दूसरी जो वर्जीनिया, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और मिसिसिपी वगैरह थी एग्रीकल्चरल स्टेट्स, वो उसके हक में थी स्लेवरी के। तो इब्राहिम लिंकन साहब आते हैं तो उसके बाद फिर ये इसको स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है। आपने डेट याद रखनी है कि 6 दिसंबर 1865, ठीक है, 6 दिसंबर 1865 को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट के जरिए, 13वीं तरमीम के जरिए उससे स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है, स्लेवरी को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये डेट आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद जी अमेरिका की तारीख में वो कौन से ऐसे कितने प्रेसिडेंट्स हैं जिनको उनके ऑफिस के दौरान ही असैसिनेट किया गया। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे जी इब्राहिम लिंकन, जिनको असैसिनेट किया गया। अब्राहम लिंकन जो है ये, इसमें आपने जो इसका असैसिन था जिसने कत्ल किया उसका नाम भी याद रखना है, और कहाँ कत्ल किए गए वो काम भी आपने याद रखना है। तो अब्राहम लिंकन जो थे 1861 से 65 के दौरान अमेरिका के सदर थे। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1865 को इनको गोली मार के कत्ल किया गया, जब ये फोर्ड्स थिएटर, वाशिंगटन डीसी में एक थिएटर था, फोर्ड्स थिएटर, वहां पे ये आवर अमेरिकन कजन नामी एक स्टेज ड्रामा देख रहे होते हैं। ठीक है, आवर अमेरिकन कजन, ये स्टेज ड्रामे का नाम था। तो वाशिंगटन डीसी में फोर्ड्स थिएटर में ये बैठे हुए थे, तो वहां पे इसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तो जिसने गोली चलाई उस बंदे का नाम जॉन विल्क्स बूथ था, जॉन विल्क्स बूथ, JOHNWILKESBOOTH। ठीक है, ये बंदा इनका असैसिन था, इसने असैसिनेट किया इनको। तो दूसरे प्रेसिडेंट जिनको असैसिनेट किया गया उनका नाम है जेम्स गारफील्ड, जेम्स गारफील्ड, JAMESGARFIELD। ठीक है, तो इनको 2 जुलाई 1881 को गोली मारी गई, इनको शूट किया गया वाशिंगटन डीसी के ट्रेन स्टेशन के ऊपर। तो इनका जो असैसिन था, शूटर था, वो था जी चार्ल्स गाइटियो, चार्ल्स गाइटियो, CHARLESGUITEAU, चार्ल्स गाइटियो। ये बंदे का नाम इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि जॉन एफ कैनेडी के असैसिन के बारे में उसने पूछा हुआ पेपर में। ठीक है, वो किसी के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट तीसरे प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली थे, जिनको असैसिनेट किया गया
विलियम मैकिनली, McKinley, विलियम मैकिनली। तो इनको 6 सितंबर 1901 को न्यूयॉर्क सिटी में बुफेलो के मुकाम पर एक पब्लिक इवेंट था, वहां पे इनको असैसिनेट किया गया। लियोन चेलगोस नामी बंदा था जिसने इनको असैसिनेट किया। आप उसको स्पेलिंग लिख लें, LEONCZOLGOSZ, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी में इनको असैसिनेट किया गया। फोर्थ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, KENNEDY। तो इनकी डेट जब इनको असैसिनेट किया गया 22 नवंबर 1963, ठीक है। तो डलास नामी सिटी में ये मौजूद थे, टेक्सास स्टेट USA की। तो वहां पे डलास सिटी में ये मौजूद थे, DALLAS। तो अपनी मोटर क्रेट के ऊपर ये बैठे हुए थे, एक ओपन जिसकी छत नहीं होती, ओपन कार थी, उसमें ये बैठे हुए थे। तो इनको असैसिनेट किया गया। इनके असैसिन का नाम उसने पूछा हुआ पेपर में, ली हार्वी ओसवेल्ड, ठीक है। ली हार्वी ओसवेल्ड, LEEHARVEY, ली हार्वी OSWALD, ठीक है। इस बंदे ने इनको असैसिनेट किया। तो ये 4 प्रेसिडेंट अमेरिका की तारीख में ऐसे गुजरे हैं जिनको उनके ऑफिस के दौरान असैसिनेट किया गया। तो एक रिसेंट अमेरिका में इलेक्शन की कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी अटैक हुआ। तो ये करंट अफेयर्स में ये आपसे पूछ सकता है, आई गेस हमने इसको किया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया स्टेट में 13 जुलाई 2024 को एक रैली से खिताब कर रहे थे। तो जब इनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन ये सर्वाइव कर गए। तो थॉमस मैथ्यू क्रूग नामी बंदे ने इनके ऊपर फायर किया, तो उसको मौके के ऊपर स्नाइपर ने फिर उसको खत्म कर दिया। तो ये 13 जुलाई 2024 का वाकया है, लेकिन ये इसमें सर्वाइव कर गए थे। ओके, उसके बाद जी आता नेक्स्ट जी हमारे पास है अलास्का स्टेट। अमेरिका ने अलास्का स्टेट कब, कितने में और किससे खरीदी, ठीक है। तो अलास्का स्टेट इसने रशिया से 1867 में 30 मार्च 1867 को रशिया से इन्होंने अलास्का स्टेट परचेज की 7.2 मिलियन $US में। ये उसने पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। 7.2 मिलियन $US, ठीक है। इसमें अलास्का स्टेट को परचेज किया रशिया से। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अलास्का जो है, ये पूछा जाता है कि अलास्का जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कब बनी, क्योंकि जब इसको खरीदा गया था तब तो ये इसका फेडरल एरिया था। तो इसको स्टेट का दर्जा कब मिला, तो अलास्का को स्टेट का दर्जा 3 जनवरी 1959 को मिला, 1959 को। तो ये इसकी 49th स्टेट थी, ठीक है। ये 49वीं स्टेट थी जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ज्वाइन किया। इससे पहले इसका जो स्टेटस था वो एज अ फेडरल स्टेट थी, फेडरल टेरिटरी थी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, एक स्कॉटिश अमेरिकन साइंटिस्ट थे ग्राहम बेल, ठीक है। उन्होंने टेलीफोन इजाद किया। तो इसके बारे में उसने पूछा हुआ कब इजाद किया टेलीफोन, तो ये 1876 में इन्होंने इजाद किया था। ग्राहम बेल, GRAHAMBELL। तो उन्होंने 1876 में टेलीफोन को इजाद किया। और उसके बाद भी 1886 में 28 अक्टूबर 1886 को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क के एक जजीरे पे ऊपर नस्ब किया गया है, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ कि ये किसने इसको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। तो इसको न्यूयॉर्क में एक आइलैंड के ऊपर इसको नस्ब किया गया है। ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी और होप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, इसको एक फ्रेंच इंजीनियर गेस्टोव एफल, GUSTAVE, गेस्टोव एफल, EIFFEL, जिसने एफल टावर पेरिस वाला बनाया था, उसी ने इसको भी डिजाइन किया था, ठीक है। गेस्टोव एफल, इसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन किया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये पता क्या है, ये एक शख्स है, ठीक है। एक इंसान है, उसका एक स्टैचू बना हुआ है। तो उसके राइट हैंड में एक टॉर्च है, ठीक है। उसका जो राइट हैंड है उसने एक टॉर्च पकड़ी हुई है और इसके दूसरे हाथ में
किताब है, एक बुक है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776, ठीक है, और इसके पाँव में एक ब्रोकन चेन है, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो ये 1886 में गिफ्ट किया फ्रांस ने यूएसए को, ये आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद आती है जी स्पेनिश अमेरिकन वॉर, ठीक है, स्पेनिश अमेरिकन वॉर 1898, ठीक है, 1898 स्पेनिश अमेरिकन वॉर है। तो इस वॉर के बाद यूएसए ने स्पेन को इसमें शिकस्त देता है। तो स्पेन का कब्जा होता है जी प्यूर्टो रिको नाम में एक आइलैंड था, प्यूर्टो रिको, ठीक है, प्यूर्टो रिको और हवाई, ठीक है, तो इनके ऊपर इसका कब्जा होता है। तो 1898 में यूएसए स्पेन से ये स्नैच कर लेता है। तो उसके बाद 1898 में ही जापान से ये गुआम नामी जो एक आइलैंड है उसको भी स्नैच कर लेता है। तो 1898 में इसके साथ 3 इलाके इसके साथ मजीद मिलते हैं, ठीक है, एक गुआम है, GUAM गुआम, 1898 में जापान से इसने स्नैच किया, ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, ठीक है। दूसरा प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल साथ ही नीचे है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। तो प्यूर्टो रिको PUERTORICO प्यूर्टो रिको, ये अटलांटिक ओशन में, ये वही है जो बरमूडा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा। तो बरमूडा ट्रायंगल किस तरह से बनती है, एक तो इसका है वो बरमूडा एक आइलैंड है अटलांटिक ओशन में जिसके ऊपर यूके का कंट्रोल है, ठीक है, एक उसका एंड वहां से स्टार्ट होता है, दूसरा एंड प्यूर्टो रिको है, ठीक है, ये नीचे उसका जजीरा है इसके साथ है, और तीसरा एंड जो है वो फ्लोरिडा के साथ है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो प्यूर्टो रिको के ऊपर भी यूएसए का कब्जा है, ये उसकी फेडरल स्टेट है। और उसके बाद है जी हवाई, हवाई के ऊपर भी ये 1898 में ही इसने स्टेज की थी। तो इसके बाद फिर हवाई जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50th स्टेट है, ठीक है। तो उसने पेपर में पूछा है कि अमेरिका की 50वीं रियासत कौन सी है, तो आपने याद रखना ये हवाई है। तो ये 21 अगस्त 1959 को ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट का दर्जा इसको मिला, और 50th स्टेट है, 49th हमारे पास अलास्का है और 50th स्टेट हमारे पास हवाई है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें जी। इसके बाद वो आपको पता है कि वर्ल्ड इवेंट्स की बात करें तो 1903 में, ठीक है, 17 दिसंबर 1903 में ओलिवर राइट और विल्बर राइट दो भाइयों ने दुनिया का पहला एयरप्लेन बनाया था, ठीक है। तो ओलिवर राइट ORVILLE एंड विल्बर WILBUR, ये दो राइट ब्रदर्स थे। तो उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को दुनिया की पहली एयरप्लेन इन्होंने बनाया। तो वो एयरप्लेन जो था पहली उसकी फ्लाइट जो थी वो 12 सेकंड की उसकी पहली फ्लाइट थी और 120 फीट उसने फासला तय किया था, ठीक है। तो दुनिया की पहली एयरलाइंस उसके बाद 1920 में बनती है KLM, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसी दौरान ही पनामा कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है 1903 से 1914 तक, और फिर 14 अगस्त 1914 को ये कंप्लीट होती है। तो इसका जो इंतजाम था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास था, ठीक है। तो उसके बाद ये 1999 तक 1999 तक ये यूएसए के कंट्रोल में रही, फिर इसका कंट्रोल जो है वो पनामा को दे दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 है जो 1914 से 1918 के दरमियान रही। तो वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है क्यों स्टार्ट हुई। आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ये क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के, ARCHDUKE आर्क ड्यूक फ्रांस, FRANZ FERDINAND फर्डिनेंड, ये क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो ये बोस्निया में मौजूद थे, ठीक है। तो वहां पे इनको असैसिनेट कर दिया गया। तो ये इसकी असैसिनेशन की वजह से फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो एक तरफ जर्मनी हंगरी ओटोमन अम्पायर थे, ठीक है, तो इसको सेंट्रल पावर का नाम दिया गया। दूसरी तरफ फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए वगैरह थे, उनको अलाइड पावर का नाम दिया जाता है। तो अलाइड पावर जो ये जंग जीत जाते हैं।
तो चूंकि हम यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें पूछ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन को कब ज्वाइन किया। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को ज्वाइन किया। ठीक है, 1917 6 अप्रैल 1917 को ज्वाइन किया। तो इस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम आपने याद रखना है, विड्रो विल्सन, WIDRO WILSON, विड्रो विल्सन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ओके, 1920 के वाले से एक बात आपने और पॉइंट याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट की जाती है, 19वीं तरमीम की जाती है अमेरिका के आइन में, और खवातीन को वोट का राइट दिया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका ने औरतों को वोट का राइट 1920 में दिया। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो वोट ऑफ राइट था वो सब कंटिन्यूट में 1929 में मिला, और यूके में 1918 में ये राइट दिया गया। तो इसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई जाती है जंग के बाद अमन के लिए। तो विड्रो विल्सन का इसमें बड़ा किरदार होता है। तो इसकी बिना पे विड्रो विल्सन को 1920 में अमन का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमन का नोबेल प्राइज दिया जाता है 1920 में। उसके बाद फिर जी ग्रेट डिप्रेशन आता है अमेरिका में, ये और ब्लैक ट्यूसडे इसको कहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है 24 अक्टूबर 1929 को। तो 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं, और 1939 तक 1939 तक ये वाला जो है ग्रेट डिप्रेशन रहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड ओवरऑल वर्ल्ड में भी रहता है जंग की वजह से। तो इस दौरान एफ डी रोजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इसने पूछा हुआ है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, तो एफ डी रोजवेल्ट थे। ठीक है, 1933 से 1945 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन रहे। तो सबसे ज्यादा अरसा जो प्रेसिडेंट रहे वो एफ डी रोजवेल्ट ही थे, और इन्होंने 4 कंसेक्टिव टर्म्स ली। ठीक है, 4 दफा कंसेक्टिव ये प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा जो टर्म है वो सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई टर्म्स नहीं होती। तो ये वाहद प्रेसिडेंट है जो 4 टर्म्स के लिए रहे, एफ डी रोजवेल्ट। तो इनकी न्यू डील के हवाले से पूछा जाता है, न्यू डील की इनकी मशहूर है। तो न्यू डील ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इन्होंने एफ डी रोजवेल्ट ने साइन की। तो ये न्यू डील जो थी ये इनसे एसोसिएटेड है, एफ डी रोजवेल्ट से। ये बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए और रिफॉर्म्स थी इसके ऊपर। ठीक है, तो न्यू डील के 3 आर बड़े मशहूर हैं, आपने ये याद रखने हैं। ठीक है, न्यू डील पॉलिसी जो थी एफ डी रोजवेल्ट की, इसके 3 आर बड़े मशहूर है, 3 आर्स। ठीक है, पहला आर जो है रिलीफ का है। ठीक है, और दूसरा रिकवरी का है। ठीक है, और तीसरा रिफॉर्म्स है। ठीक है, रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट एंड अदर डिप्रेशन। ठीक है, इस तरह की रिफॉर्म्स पॉलिसीज लेके आई जाए तो नेक्स्ट इस किस्म की डिप्रेशन ना हो। ठीक है, तो न्यू डील पॉलिसी बेसिकली ये 3 आर्स ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है 1939 और 45 तक ये रहती है। ये स्टार्ट होती है जब अडोल्फ हिटलर जो थे, जब ये पोलैंड पे अटैक करते। अडोल्फ हिटलर जो है वो नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे, और 1933 में जर्मन के चांसलर बनते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्मन जो है वो अराइज करता है और यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना शुरू कर देता है। तो जब ये 1939 में पोलैंड के ऊपर अटैक करता है तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें भी जो यूरोप था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एक्सिस पावर थी, AXIS पावर्स, और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थी। एक्सिस पावर्स में हमारे पास जर्मनी था, अडोल्फ हिटलर इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जापान था, हिरोहितो इनके शहनशाह थे, वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और तीसरे नंबर पे इटली था शुरुआत में, और मुसोलिनी यहाँ के लीडर थे। और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स में यूके था, विंस्टन चर्चिल लीड कर रहे थे। यूएस से एफ डी रोजवेल्ट थे, फ्रांस को चार्ल्स डी गॉले ये लीड कर रहे थे, और रशिया को जोसेफ स्टालिन लीड कर रहे थे। ठीक है, तो अलाइड पावर्स थी, दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स थी। इस जंग में भी अलाइड पावर्स जीत जाती हैं, एक्सिस पावर्स को शिकस्त होती है। तो चूंकि हम यूएस हिस्ट्री कर रहे हैं तो इसमें पूछा जाता है आपसे कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 कब ज्वाइन किया, ये पेपर में इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका ने जो वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन किया वो 7 दिसंबर 1941 में किया। ठीक है, जब जापान की फोर्सेस ने हवाई में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, पर्ल हार्बर नाम जो जजीरा था पैसिफिक
क्वेश्चन में, उसके ऊपर जब जापान ने अटैक किया 7 दिसंबर 1941 को, तो तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में इसने ज्वाइन किया और अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर जंग का नक्शा यकसर बदल गया। ठीक है, तो इसमें फिर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में कब सरेंडर किया और जापान ने कब सरेंडर किया। ठीक है, तो जर्मनी की डेट आप याद रखेंगे। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में मई 1945 को जर्मनी जो है सरेंडर कर देती है, जब अडोल्फ हिटलर जो है ये सुसाइड कर लेते हैं उसके बाद। और जापान अगस्त 1945 में सरेंडर करता है, जब यूएस एटॉमिक बम जो है वो ड्रॉप करता है नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट है जी, इनसे भी क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं कि ये जो हिरोशिमा के ऊपर बम अटैक किया गया था, ये इसका नाम क्या था, और जो नागासाकी के ऊपर अटैक किया गया था उस बम का क्या नाम था। ठीक है, तो जो हिरोशिमा के ऊपर अटैक किया गया था, जो कि होन्शु आइलैंड के ऊपर है, जापान का आइलैंड है होन्शु आइलैंड। ये जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें तमाम चीजें, आइलैंड्स, हर चीज उधर क्लियर हो जाएगी। तो हिरोशिमा HIROSHIMA। ठीक है, इसके ऊपर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर अटैक किया गया। फिर उसने पेपर में पूछा हुआ कि किस जहाज के जरिए ड्रॉप किया गया था, तो ये बोइंग B-29 B-29 इस प्लेन के जरिए ये अटैक किया गया था। 15 किलो टन इसकी एनर्जी थी। ठीक है, हिरोशिमा के ऊपर जो अटैक किया गया लिटिल बॉय बम का नाम था। 6 अगस्त 1945 को अटैक किया गया और बोइंग B-29 नामी तैयारी के ऊपर किया गया। और नागासाकी NAGASAKI ये कोशो आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, जापान के। तो इसके ऊपर जो अटैक किया गया उस बम का नाम था फैट मैन। इसको मार्क 3 भी कहते हैं। ठीक है, फैट मैन और मार्क 3। ये 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया और सेम जहाज था बोइंग B-29 और ये 20 टन किलो एनर्जी थी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि ये एटॉमिक अटैक किया गया था, इसका ऑर्डर किसने किया था। ठीक है, तो एटॉमिक अटैक जो था इसका ऑर्डर जो है वो हैरियस ट्रूमैन ने किया था, क्योंकि 1945 में ही ये जो थे एफ.डी. रूजवेल्ट, ये 12 अप्रैल 1945 में इनका इंतकाल हो गया था ऑफिस के दौरान ही। इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे हैरियस ट्रूमैन, वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था एटॉमिक अटैक का। तो इसने पूछा हुआ है कि एटॉमिक अटैक का ऑर्डर किस प्रेसिडेंट ने दिया था। ये हैरी एस ट्रूमैन ने दिया था, TRUMAN। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है जी एफ.डी. रूजवेल्ट, एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो इनके दौर में ही इन्होंने ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए से वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये नामी इस तरह के अदारे बनाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। डॉलर को इंटरनेशनलाइज किया इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा जो अमेरिका का एटॉमिक प्रोजेक्ट था ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसको मनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, अमेरिका का जो ये एटॉमिक प्रोग्राम था इसको मनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है, MANHATTAN PROJECT मनहट्टन प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये स्टार्ट किया था। तो 1939 में ये स्टार्ट किया गया था, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एफ.डी. रूजवेल्ट को वार्न करते हैं कि नाजी जर्मनी जो है वो एटॉमिक पावर बन रहा है। ठीक है, तो उनसे पहले ये एटॉमिक पावर हासिल करनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी ये मंसूबे के ऊपर काम शुरू कर दिया जाता है। तो ये न्यू मैक्सिको में ये काम शुरू किया जाता है। ठीक है, इसकी एटॉमिक साइट जो थी, लोकेशन थी, वो न्यू मैक्सिको थी। ठीक है, तो वहां पे 1939 में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट फिर 1945 में 16 जुलाई 1945 में, डेट आपने याद रखनी है, 16 जुलाई 1945 को ये इनका सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा गया। ट्रिनिटी टेस्ट, TRINITY ट्रिनिटी टेस्ट। ठीक है, न्यू मैक्सिको इसकी साइड थी। उसके बाद फिर 1945 में इसको ड्रॉप किया गया अगस्त में।
और उसके बाद एफ डी रोजवेल्ट ही वो बंदे थे जिन्होंने फिर यूएन प्रपोज की जनवरी 1942 में, लेकिन इसकी जब एस्टेब्लिशमेंट हुई, इसकी बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखी गई 24 अक्टूबर 1945, इससे पहले उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद जी हमारे पास आता है 1947 में मार्शल प्लान का आगाज किया जाता है। मार्शल प्लान ये था कि यूरोप वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, तो इसको रिकवर करने के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया, एक उसकी अमदाद का एक प्लान था। तो ये 3 अप्रैल 1948 में इसको लॉन्च किया गया, तो इसको मार्शल प्लान कहते हैं, यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आती है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है वो 12 मार्च 1947 की जो हैरियस ट्रूमैन की स्पीच थी, उसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहा जाता है। तो इस बेसिकली ये थी कि ये जो कम्युनिज्म दुनिया में फैल रहा है यूएसएसआर के द्वारा, इसको किस तरह से कंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये जो इसका एड्रेस था, स्पीच थी, इसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन कहते हैं। तो कहा जाता है कि यही कोल्ड वॉर का आगाज जो है वो यहीं से होता है, ठीक है। कोल्ड वॉर जो है इसका आगाज 12 मार्च 1947 में होता है, फिर 1991 तक ये जारी रहता है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में जो है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं। तो कोल्ड वॉर, इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट इनका आपस में नहीं होता, ठीक है। ये अपनी प्रॉक्सीज लड़ते हैं दूसरे ममालिक के साथ, उनको सपोर्ट करके प्रॉक्सीज लड़ते हैं, डायरेक्ट इनका कन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। तो इस इरा में फिर यूएसए ने नेटो को एस्टैब्लिश किया, इस बारे में पढ़ चुके हैं 1949 में। तो इसके जवाब में फिर ये जो थी यूएसएसआर यूएसएसआर ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट जो है वो तश्कील दिया। तो वार्सा पैक्ट जो है ये एक फौजी इतिहाद था, 14 मई 1955 को ये बनाया गया, ठीक है। तो अच्छा, इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो हमारे पास सोवियत यूनियन थे, पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया और अल्बानिया थे, ठीक है। ये आई गेस हमसे मिस हो गया था जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे। तो ये वार्सा पैक्ट 1955 में इसकी बुनियाद रखी गई, और 14 मई 1955 से जुलाई 1991 तक ये रहा, ठीक है, जब तक यूएसएसआर जो है वो खत्म नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जी 1950 से 53 के दरमियान कोरियन वॉर लड़ी जाती है, 1950 टू 53। इसमें एक तरफ नॉर्थ कोरिया था, दूसरी तरफ साउथ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट कर रहा था। तो इसमें यूएस ने अपने तकरीबन 30,000 के करीब मिलिट्री ट्रूप्स भी यहाँ पे भेजे, लेकिन इसके बावजूद जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया को शिकस्त दे देता है। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास ओके, इसके बाद स्पेस रेस शुरू हो जाती है। तो स्पेस रेस के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा मिशन कब कब लॉन्च किया गया। तो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर ये दोनों से रेस में शामिल थे। तो दुनिया का सबसे पहला एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। इसका नाम था जी स्पुतनिक 1। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था, SPUTNIK, स्पुतनिक 1। ये 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया स्पेस रेस में, और यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 भेजा जाता है। तो स्पुतनिक 2 इसलिए अहम था कि खुला में पहला जानवर भेजा गया। इसके बारे में भी उसने पेपर में पूछा हुआ है कि कौन सा जानवर भेजा गया था। तो ये एक डॉग था, उसको भेजा गया था, लाइका उसका नाम था, ठीक है। तो ये स्पुतनिक 2 के जरिए नवंबर 1957 को ये स्पेस में भेजा गया, लाइका, ये कुत्ते का नाम है, LAIKA। ये भी यूएसएसआर ने भेजा था, ठीक है। उसके बाद लूना 1 है, LUNA, 1959 में ये भेजा गया। ये चांद के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन चांद पे ये लैंड नहीं कर सका, सूरज के मजार में ये चला जाता है। तो लूना 1 जो ये भी सक्सेसफुल नहीं रहता। उसके बाद लूना 2 भेजा जाता है, ठीक है।
ये सितंबर 1959 में, फिर अक्टूबर 1959 में तीसरा लूना भेजा जाता है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स लेने में कामयाब होता है। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है वोस्टोक 1। ठीक है, वोस्टोक 1, VOSTOK, वोस्टोक 1, ये वो इसमें इसके जरिए से यूरी गागरिन जो है वो खिला में जाते हैं पहला इंसान। ठीक है, वोस्टोक 1 के जरिए यूरी गागरिन YURIGAGARIN 12 अप्रैल 1961 को ये खला में जाते हैं। ठीक है, तो पहला इंसान जो स्पेस में गया वो यूरी गागरिन थे और 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 के जरिए ये स्पेस में गए। ठीक है, उसके बाद फिर वोस्टोक 6 आता है। वोस्टोक 6 भी अहम है। ठीक है, ये जून 1963 में भेजा गया। इसमें जो वोस्टोक 6 था, इसमें पहली खतून जो है वो स्पेस में गई। ठीक है, तो उनका नाम वैलेंटीना टेरोशिकोवा था। वैलेंटीना टेरोशिकोवा, आप इसकी स्पेलिंग लिख लें, VALENTINA TERESHKOVA। ठीक है, टेरोशिकोवा, तो ये पहली खतून थी जो जून 1963 में स्पेस में गई। ठीक है, तो ओके, उसके बाद यूएसए के पहले जो इब्तदाई मिशन थे उनके बारे में देखते हैं। तो यूएसए ने 31 कौन सा वाला? ये जो भी आपने स्पेलिंग्स बताया ये रिपीट करें, आवाज ब्रेक हो गई है। ओके, वोस्टोक 6 इम्पोर्टेंट ये मिशन था। इसके जरिए से पहली खतून जो है वो स्पेस में गई थी। उनका नाम आप नोट कर लें, वैलेंटीना टेरोशिकोवा। ठीक है, VALENTINA TERESHKOVA। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिशन हम देख लेते हैं। तो पहला है जी एक्सप्लोरर 1। ये 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने खला में इसको लॉन्च किया। उसके बाद अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आता है जी अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 ये 20 जुलाई 1969 को 1969 को ये चांद पे उतरा, अपोलो 11। ठीक है, इसके बारे में उसने पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, अपोलो 11 APOLLO अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग NEILARMSTRONG ये इन्होंने चांद पे कदम रखा। ये तो पहला बंदा था। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद वो दूसरा कौन सा बंदा था जिसने चांद पे कदम रखा? तो वो बुज एल्ड्रिन थे, BUZZALDRIN। बुज एल्ड्रिन दूसरे बंदे थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा। ये 21 जुलाई 1969 को उन्होंने चांद पे उतरे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org BLINDSEER.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।